विनय कटियार ने कहा पीएम मोदी से बात हुई, पीएम ने चोरी की जानकारी ली। यह विनय कटियार का दावा हो सकता है चंपत को जेल जाना पड़े। विनय कटियार का बड़ा दावा, गोपाल राव सही व्यक्ति नहीं, यह कहा है विनय कटियार ने। बड़ी मात्रा में पैसे का गबन हुआ है, विनय कटियार का बयान। मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहां जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पंकज, विनय कटियार ने तो बहुत बड़ा दावा किया कि हो सकता है कि चंपत राय को भी जेल जाना पड़े। देखिए, एसआईटी हर बिंदु पे जांच कर रही। दरअसल चंपत राय ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अध्यक्ष चूंकि नित्य गोपाल दास जरूर हैं, लेकिन वो अस्वस्थ हैं, उतना सक्रिय नहीं है और सारा निर्णय चंपत राय लेते थे। और शुरुआती दौर से ही चंपत राय विवादों में आ गए। जब 2021, 20 और 22 के बाद ट्रस्ट के नाम जब जमीन खरीदी गई थी, उसको लेकर के बड़ा आरोप लगा था, जांच बैठी थी और कई सारे तथ्य निकल करके उस समय भी आए थे कि चंपत राय ने एक तरीके से जो जमीन की बात आ रही है उनमें उनका हाथ संदिग्ध माना गया था। कई स्तर पर लापरवाही हुई थी और बड़ा एक मामला था चूंकि राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर यानी बीएचपी संघ और पीएमओ से लेकर के चाहे यूपी सरकार हो, खास तौर पे जो राम मंदिर है जिसपे बीजेपी ने, संघ ने, बीएचपी ने लंबे समय तक आंदोलन किया, उस मंदिर की जब बात आएगी तो सारे लोग इस मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। और अगर चंपत राय चूंकि शुरुआती दौर में वो एक तरीके से उनकी जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी, कई सारे बिंदुओं पे जो जांच निकल के आई उस पे चंपत राय पे सवाल उठे। यही कारण है कि चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा 6 को तय होगा कि इस्तीफा स्वीकार होना है कि नहीं, लेकिन ये बिल्कुल तय है सूत्रों के जानकारी के मुताबिक कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार होगा। 3 नए सदस्य आएंगे, चूंकि एक सदस्य पहले से एक जगह खाली है। तो कुल मिलाकर के चंपत राय, क्योंकि कल भी एसआईटी पूछताछ जब दूसरे दौर की पूछताछ करने के लिए पहुंची तो चंपत राय से कई सारे सवाल दागे, जिसका चंपत राय ने जवाब तो दिया, लेकिन एसआईटी संतुष्ट नहीं आई क्योंकि सारे केंद्र बिंदु चंपत राय बने हुए हैं। अनिल मिश्रा जो गणना की जिनके पास जिम्मेदारी थी, उनसे जब सवाल जवाब हुए गणना से लेकर के भर्ती प्रक्रिया और कैसे इस तरीके से हेराफेरी हुई, तो उन्होंने कई सारे सवाल दिए, लेकिन वो सारे सवाल टाल दिए कि ट्रस्ट निर्णय लेता था। ट्रस्ट यानी एक तरीके से सर्वे सर्वा देखा जाए तो चंपत राय की चलती थी। यानी वो सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं घूम फिर करके चंपत राय जो जनरल सेक्रेटरी थे ट्रस्ट के, उनके ऊपर आ रहा है। और शुरू से ही विनय कटियार चंपत राय से लेकर के जो अनिल मिश्रा है, गोपाल राय, सब पे उंगली उठा रहे हैं क्योंकि विनय कटियार भी लंबे समय से आंदोलन को जुड़े हुए। यानी कि जैसे जैसे ये पूछताछ बढ़ रही है, इसका दायरा बढ़ रहा है, चंपत राय को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। उन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। लौटेंगे आपके पास। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ा पर्दाफाश, जी हां, अभियुक्तों ने मोबाइल फोन को फॉर्मेट किया है, यह बड़ी जानकारी आ रही है। गिरफ्तारी से पहले चैट वीडियो डिलीट किया गया। एसआईटी अब डिलीट डेटा की रिकवरी में जुटी हुई है। कुछ और नाम सामने आने की संभावना है। तो देखिए, इस डेटा को निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है, इसे रिट्रीव करने, रिकवर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अब यह जानकारी सामने आ रही है कि मोबाइल का डेटा फॉर्मेट कर दिया गया था।
तो आरोपियों के मोबाइल में चढ़ावा चोरी के क्या राज हैं, खबर क्या है, वो सबसे पहले देखते हैं। चढ़ावा चोरी के सबूत मिटाने की कोशिश हुई। अभियुक्तों ने मोबाइल फॉर्मेट कर सबूत मिटा दिए। गिरफ्तारी से पहले ही फोन को फॉर्मेट कर दिया गया। व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियोस डिलीट किए गए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सभी अभियुक्तों के फोन को कब्जे में ले लिया गया है। क्या पता लगाएगी एसआईटी? फॉरेंसिक की मदद से डेटा रिकवर किया जाएगा। एसआईटी चोरी का पूरा प्रोसेस पता करेगी और बाहर कैसे निकाली जाती थी चोरी की रकम, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। किन लोगों के बीच रकम का बंटवारा होता था, यह बहुत बड़ा सवाल, इसका भी जवाब तलाशा जाएगा। और चोरी का कैसे पूरा नेटवर्क काम करता था, क्या चोरी में कुछ और लोग भी शामिल थे? चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड आखिर कौन था? तो ये सारे सवाल हैं। और देखिए, अभी तक की जो जांच में बातें सामने आई है, एक नजर उस पर भी डालते हैं कि क्या क्या चीजें सामने आई हैं। रकम बाहर निकालने, बंटवारे के सबूत मिले हैं। गणना के दौरान व्हाट्सएप से मैसेज भेजते थे, बातचीत की इजाजत न होने पर मैसेजिंग। चोरी में शामिल लोग आपस में पार्टी करते थे, बड़ी मात्रा में नकदी के साथ भी देखे गए थे। तो ये सारे तथ्य सामने आए जिनके आधार पर ये सारी बातें आगे बढ़ रही हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, विनय कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री से भी इस मामले पर बात हुई, यानी कि प्रधानमंत्री के संज्ञान में एक ये मुद्दा तो आ गया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मोबाइल फॉर्मेट किए गए, ये जो डेटा डिलीट किया गया, ये तो अपने आप में बड़ा संकेत है कि गिरफ्तारी के पहले ही सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। यानी कि ये लोग बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियसली इस पूरे खेल में शामिल हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईटी की संस्तुति पे एसआईटी ने जो शासन को रिपोर्ट दी, उसके आधार पे जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें संगठित शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी पूरे नेटवर्क मिलकर के इस तरीके की चोरी की गई है। साथ ही चूंकि एफआईआर बहुत देर में हुई, एसआईटी की जांच देर में हुई, पहले लिपापोती करने की कोशिश की, 3-4 तारीख के 5 का वीडियो फुटेज आया, 3 या 4 की बात आ रही कि पूरी जानकारी थी, बहुत सारे पैसे बरामद हुए। लेकिन ये पूरा खेल लंबे समय से चल रहा था और इन आरोपियों को लग गया था कि आने वाले समय में जांच होगी, जेल जा सकते हैं और जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिनसे बातचीत कर रहे हैं, वो पूरी चीज़ें आ जाएगी। तो इन लोगों ने पहले उसको डिलीट किया और उसके बाद पूरी मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद पुलिस को थोड़ी बहुत जानकारी, कुछ वीडियो, कुछ चैट ऐसे मिले जो संदिग्ध है, जिसमें वीडियो है, उसी के आधार बिल्कुल पंकज, ये सारे सवाल तो हैं ही। अभिजीत ठाकुर भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी हम रुख करते हैं। अभिजीत, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में विनय कटियार को हम देख रहे हैं खुल के आ गए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि चंपत राय गिरफ्तार हो जाए। ये इस जिस आत्मविश्वास से वो बात कह रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है और क्या वाकई में चंपत राय के लिए मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं? क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सवालों का दायरा बढ़ रहा है, बहुत सारे सवाल तो खुद चंपत राय के सामने खड़े हैं। देखिए, चंपत राय की मुसीबतें बढ़ रही हैं, अनिल मिश्रा की मुसीबतें बढ़ रही हैं और गोपाल जी राव भी संदेह के घेरे में है। एसआईटी उनसे पूछताछ भी कर रही है और आगे भी फर्दर पूछताछ होने की जानकारी है। लेकिन जो विनय कटियार दावा कर रहे हैं वो बहुत बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं कि वो सीधे प्रधानमंत्री से संपर्क में है और उनको इस बात की जानकारी है कि आने वाले समय में इन तीनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये सब जेल जा सकते हैं। तो उनके दावे पर कितना भरोसा किया जाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो बड़ा दावा कर रहे हैं, चूंकि वो राम मंदिर आंदोलन में लंबे समय से जुड़े रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और उनकी एक क्रेडिबिलिटी रही है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में पहले वो आरोप लगाते हैं और उसके बाद आरोप लगाने के बाद कई बार उनके बयान जो है वो बदल भी जाते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि उनके दावे कितने क्रेडिबल साबित होते हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा जरूर किया है और दावा किया है क्योंकि वो इस पूरे प्रकरण के बाद से कई बार मीडिया के सामने आकर मुखर होकर अपनी बात वो रखते रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनके दावे कितने सत्य निकलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित तौर पर है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारी और सदस्य जो कि अभी एसआईटी के जांच के घेरे में है, जिनसे पूछताछ हो रही है, उनकी मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि सीधे तौर पर जिम्मेदारी उनकी बनती थी और न केवल जिम्मेदारी निगरानी की बनती थी, बल्कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस ट्रस्ट के अंदर चढ़ावा लेने से लेकर और उसको बैंक पहुंचाने तक के बीच का था, उसकी पूरी जिम्मेदारी पूरी पारदर्शिता के साथ हो और किसी तरह का गबन उसमें ना हो, ये जिम्मेदारी तो पदाधिकारियों की बनती थी। और इस जिम्मेदारी के नाते उन पर गंभीर आरोप
लग रहे हैं वो सवालों के घेरे में हैं, उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। अपने लोगों को काम पर रखने के आरोप उन पर हैं और इन आरोपों की पर ही और उसी दिशा में ही एसआईटी अपनी जांच भी कर रही है और निश्चित तौर पर जांच रिपोर्ट में इन चीज़ों का जिक्र होगा। जब इन चीज़ों का जिक्र होगा और जब 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी तो ट्रस्ट की बैठक में बड़े निर्णय लिए जाएंगे इस आधार पर, और इसी का इंतजार सभी कर रहे हैं। फिलहाल 6 जुलाई का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या निर्णय निकलकर सामने आता है, लेकिन तब तक तो ये जो मुश्किल सवाल हैं सभी के सामने, यानी कि सिर्फ चंपत राय ही नहीं बल्कि दूसरों के सामने भी, अनिल मिश्रा और बाकी लोगों के सामने भी इन सवालों का जवाब भी एसआईटी को ढूंढना है। और देखिए, टिन्नू यादव की अवैध कमाई पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, वीआईपी दर्शन कराकर करता था अवैध कमाई, होटल्स धर्मशालाओं तक फैला था नेटवर्क, छोटू नाम के लड़के की मदद से भी बेचते थे पास और वीआईपी पास के लिए 2000 रुपए तक वसूलते थे, यानी कि संगठित तौर पर यह पैसे की वसूली होती थी। तो वीआईपी दर्शन का नेटवर्क और टिन्नू का वसूली वाला खेल, जरा क्या जानकारी है ये देख लेते हैं। दर्शन का तरीका जो था, दर्शन के लिए पूरा जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पैसे वसूले जाते हैं, उसको लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शन का पहला तरीका, फर्स्ट जो इनका तरीका था वो क्या था कि कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती है। दूसरा तरीका देखिए कि उसमें ट्रस्ट के द्वारा जारी पास के जरिए वीआईपी अतिथियों को ये पास मिलता था। पहले वाले तरीके में लंबी कतार में लगना था, दूसरे वाले में आप सीधे जा सकते थे, आराम से दर्शन कर सकते थे। और ये विशिष्ट एक तरीके से तरीका लोगों के लिए अपनाया गया। ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क पास जारी किया जाता था और वीआईपी पास मिलता था ऐसे लोगों के लिए, और जिसके लिए ये रकम वसूली भी जाती थी, जिसकी एक तरीके से आपस में बांट भी होती थी, आपस में इसका बंटवारा भी होता था। तो एक तरफ तो आप देखिए कि सामान्य श्रद्धालु हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से पास जारी करके लोगों को दर्शन कराया जाता था। अब जरा देखिए ये पूरा धंधा कैसे चलता था। आसपास के होटल, होम स्टे के जरिए ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था और होटल में श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का लालच दिया जाता था। मतलब जो लोग होटल में रुके हैं उनको वहीं से वीआईपी दर्शन कराने का लालच दिया जाता था और फिर उनको अपने रडार में ले लिया जाता था। और क्षमता के मुताबिक 500,000 रुपए तक वसूले जाते थे, मतलब जो जिस तरह की राशि दे सकता था। आर्थिक रूप से जो लोग ठीक थे, सक्षम थे, उनसे 2000 लिए जाते। यानी यहां भी एक फ्लेक्सिबल तरीका अपनाया गया है कि जिससे जो मिल जाए पैसा वो ले लेना है, कोई बचे ना। होटल संचालक श्रद्धालुओं की डिटेल्स टिन्नू गैंग भेजते थे और टिन्नू और उसके साथी श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन कराते थे। मतलब ये पूरा का पूरा गैंग कनेक्टेड था, एक एक इंफॉर्मेशन पास होती थी और उसी के हिसाब से ये दर्शन कराए जाते थे, पैसा वसूला जाता था। वीआईपी प्रवेश मार्ग के पास छोटू नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। हर व्यक्ति जो उस नेटवर्क के थ्रू आता था वो इस नाम को जानता था। बिना होटल वाले श्रद्धालुओं को छोटू के जरिए वीआईपी दर्शन कराए जाते थे, यानी कि छोटू एक तरीके से उस ताले की चाबी बन गया था। छोटू भी टिन्नू के नेटवर्क के जरिए वीआईपी पास दिलवाता था और श्रद्धालुओं से वसूली गई रकम फिर आपस में बांट ली जाती, यानी कि कई लेवल पर इसको फिल्टर कर लिया जाता था। होटल से जो कनेक्ट हुए, जो सीधे आए, उन सब से पैसे निकालने की कोशिश होती थी। अब एसआईटी की जांच क्यों? तो टिन्नू के नेटवर्क में मंदिर से जुड़े कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए एसआईटी की यह जांच चल रही है। एसआईटी इस मामले को भी खंगाल रही है कि वो लोग कौन कौन हो सकते थे जो इस तरह का नेटवर्क चलाते थे, क्योंकि वो भी अहम कड़ी हैं इस पूरी लूट में, इस पूरे नेटवर्क में जिसमें श्रद्धालुओं से पैसा लिया जाता था। और टिन्नू के नेटवर्क में मंदिर से जुड़े कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी भी जांच एसआईटी कर रही है। जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि मंदिर के अंदर से लेकर बाहर होम स्टे और होटल्स तक ये नेटवर्क फैला हुआ था, काम कर रहा था। बाहरी लोग भी वीआईपी दर्शन के लिए आते थे, उनसे भी पैसा लिया जाता था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोज लाखों रुपए की वसूली होती थी, रोज, हर रोज ये वसूली होती थी। देखिए टिन्नू के नेटवर्क में जो लोग शामिल थे उनकी इसीलिए ये जांच जरूरी हो जाती है एसआईटी के लिए। और वीआईपी पास से टिन्नू यादव और उसके नेटवर्क की अवैध कमाई पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे का क्या कहना है वो आपको बता रहा हूं। उनका कहना है कि होटल से एक दिन पहले ही सारी डिटेल्स टिन्नू यादव के पास आ जाती थी, दूसरे दिन पास बन जाता था और उसी पास के माध्यम से ये वीआईपी दर्शन कराए जाते थे। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष दुबे जी मौजूद हैं। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि इसका जो सरगना है उसका हेड कहीं ना कहीं टिन्नू यादव है? देखिए परिस्थितियां कई हैं
अब बहुत चीज़ों का अध्ययन करने पर और खंगालने पर तो लगता है कि इसने बड़ी लोगों को जकड़ रखा है। इस दृष्टि से तो मास्टरमाइंड है ही, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव भी दोषी कम नहीं हैं, पूरे दोषी हैं। ये बात ज़रूर है कि इसने आपराधिक पृष्ठभूमि अपनी तैयार कर रखी थी, तो इसने सबको दबा रखा था, ब्लैकमेल करता था, लोगों की कमियों को पकड़ लिया था इसने। वहाँ दो गुट हैं, दो गुट चल रहे थे, यानी कि चंपत राय और टिन्नू अलग थे और ये अनिल मिश्रा और गोपाल अलग। वो आर्थिक लूट में वो लोग शामिल थे, नकदी और आभूषणों की लूट में और ज़मीनों की लूट में ये दोनों शामिल थे। और इस तरह इस स्तर पर ये लोग शामिल थे कि होटलों से इसका टिन्नू यादव का ऐसा जलवा था राम जन्मभूमि परिसर भर में, चंपत राय के आशीर्वाद के कारण, यानी सह पूरी थी, संरक्षण पूरा था। तो ये सारे होटलों में, शहर के दोनों शहर के होटलों में इसने ऐसा एक कॉकस तैयार कर रखा था कि जो लोग होटल वालों से पूछते कि साहब बड़ी इजीली दर्शन कैसे हो सकता है, लोग कहते VIP दर्शन, बोले कैसे होगा, कहते तो मैं कह दूंगा 1000 रुपये पर हेड लगता है। तो वो इसको टिन्नू को फ़ोन करते थे, ये स्वयं पास बना देता था। मतलब वहाँ कौन किसकी ड्यूटी कहाँ होगी ये तय करता था। ये दोष किसका है? एक सिंपल से ड्राइवर को इतना सर चढ़ा लेना, कुछ अपनी गलतियों के कारण इतना मजबूर हो जाना, तो ये तो टिन्नू तो एक बड़ा शातिर आदमी था। TV9 भारतवर्ष की जांच में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि टिन्नू को जो नोट गिनने वाली टीम थी, वो लोग सरकारा कहते थे, मतलब कि सर्वे सर्वा एक तरीके से वही थे। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, सर्वे सर्वा तो नहीं, लेकिन ताकतवर सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वही हो गया था। पावरफुल इन द सेंस कि आप इस तरह समझिए कि उसका ही निर्णय चंपत राय का निर्णय होता था। चंपत राय का निर्णय उसका निर्णय हो ये जरूरी नहीं था, लेकिन टिन्नू का निर्णय चंपत राय का निर्णय होता था। और ये जो अनिल मिश्रा और गोकुल थे, गोपाल, इनके बीच में कुछ तनातनी होने पर टिन्नू ने ही बात को लीक किया बाहर, इसी ने बाहर पहुंचाया। कुमार कुंदन के पास चलते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए। कुमार, कई सारे दावे आ रहे हैं अब इस पूरे नेटवर्क को लेकिन एक बात अभी तक जो सवाल सबसे मूल है, ये नेटवर्क जो ट्रस्ट को लीड कर रहे लोग थे, उनकी जानकारी के बगैर कैसे चल रहा होगा? मतलब हर दिन लाखों की वसूली हो रही है, होटल से लेकर गेट के एंट्री से लेकर ट्रस्ट के पास इशू होने तक। क्या यह माना जा सकता है कि वो अनिल मिश्रा हों, चंपत राय हों, उनको इसका आभास तक नहीं हुआ होगा, पता तक नहीं चला होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि चंपत राय को इस बात का आभास नहीं था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चंपत राय मौन क्यों थे। दरअसल चंपत राय ने अंधविश्वास किया था अपने लोगों पे, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि टिन्नू यादव सरीखे लोग थे। और जब चीज़ें बहुत बिगड़ गई तो स्थिति ऐसी आ गई कि कुछ चीज़ फिर चंपत राय के हाथ में रही नहीं, और फिर एक तरह से कह सकते हैं कि स्थिति हाथ में रेत की तरह हो गई, जो धीरे धीरे छूटता चला गया और फिर उनका हाथ खाली हो गया। और आज नैतिक जिम्मेवारी के आधार पर उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, जिसके तहत महासचिव का पद जाता हुआ दिख रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चंपत राय जो है इस पूरे मामले में सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर गुनहगार हैं, क्योंकि वो सब कुछ के सर्वे सर्वा थे और उनके नीचे इतना कुछ हो गया, उनको पता तक कैसे नहीं चला। कई सारी जानकारियां ऐसी आ रही हैं जिसके हिसाब से चंपत राय को पहले भी इस बात की जानकारी मिली थी और उन्होंने बाकायदा रिकवरी भी करवाई, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, जबकि ऐसा नहीं था, चीज़ें और ख़राब होती चली जा रही थी। एक सामान्य सा कर्मचारी जिसके घर में शादी होती है तो 5 स्टार होटल में वो सब कुछ बुक करता है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पैसा कमा लिया है। अभी जो सबसे लेटेस्ट जानकारी निकल कर आ रही है टिन्नू यादव के बारे में, कि उन्होंने जिन जिन लोगों से गहने और तमाम तरह की चीज़ें लिए थे, SIT उनसे पूछताछ कर रही है। मसलन अगर मैंने कोई वहाँ पे उपहार स्वरूप दिया है भगवान को दान, तो मैंने क्या दिया, क्या दान में नहीं दिया,
उसकी कोई रसीद हो, मैंने अगर कहीं से कुछ खरीदारी की हो, ये सब भी एसआईटी जुटाने की कोशिश कर रही है। तो अब तक तो एसआईटी सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ रही थी जिन लोगों पे इस बात का आरोप था कि गबन किया है, लेकिन अब सबूत जुटाने के लिए एसआईटी उन लोगों के पास भी जा रही है जिन लोगों ने बड़े बड़े दान किए हैं। और इन सब में सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आ रहा है वो टिन्नू यादव का है, क्योंकि मैक्सिमम जो है दान टिन्नू यादव ने ही अपने हाथों से लिया है। और सबसे बड़ी गवाही भी टीवी 9 भारतवर्ष पर टिन्नू यादव के खिलाफ ही लोग दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो टिन्नू यादव की। दूसरा एक नाम अभी भी निकल कर आ रहा है वो है गोपाल राव का। कई सारे लोगों ने उनका नाम लेना शुरू कर दिया है, संदेह के घेरे में है। और एसआईटी जिस तरीके से पूछताछ कर रही है उससे ऐसा लग सकता है कि आने वाले दिनों में उन पर भी गाज गिर सकती है। कब गिरेगी कहना अभी जल्दबाजी होगी। इन सब के बीच 6 तारीख को दोपहर 3 बजे बैठक है ट्रस्ट की। उस बैठक के बाद ही तय होगा कि कौन ट्रस्ट में रहेगा, कौन ट्रस्ट में नहीं रहेगा, ट्रस्ट का नया स्वरूप क्या होगा। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कुछ बड़े लोग दिल्ली से आ रहे हैं जो इस पूरे मामले को देखेंगे। बिल्कुल 6 तारीख को होने वाले फैसले का इंतजार तो रहेगा ही, लेकिन उस सब के बीच हर रोज जो नए सवाल आ रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए इस बीच एक और जानकारी आपको दे दे, टिन्नू यादव को लेकर नया पर्दाफाश हुआ है। टिन्नू को चंपत राय ने मंदिर में फ्री हैंड दिया था। निगरानी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि टिन्नू के भाई के पास काउंटिंग रूम की चाबी होती थी। पूरे मंदिर परिसर सभी कर्मचारी टिन्नू के हर आदेश का पालन करते थे। टिन्नू ने मंदिर परिसर में अपना एक अलग सिस्टम बना रखा था। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अभिजीत, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो तो पूरी तरीके से अवैध सा दिखाई दे रहा है। मतलब होटल से लेकर जो वसूली होती थी, फिर उन पैसों की बद्दरबाट होती थी, एक अपना पैरेलल सिस्टम चल रहा था, नियुक्तियां अपने हिसाब से हो रही थी। चंपत राय ने जिस व्यक्ति को फ्री हैंड दिया उसने भी अपने नीचे के लोगों को पूरा फ्री हैंड दे दिया इस पूरे मामले में, यानी कि पैसा वसूलें और फिर पैसे की बंदरबाट करें। इतना बड़ा एक तरीके से इल्लीगल नेटवर्क खड़ा हो गया, पैरेलल काम कर रहा था ट्रस्ट के अपने रूल्स रेगुलेशंस के पैरेलल। ये कैसे संभव है? देखिए, जिस तरीके से ये पैरेलल सिस्टम चलाया जा रहा था वो न केवल मंदिर परिसर के भीतर सक्रिय था बल्कि मंदिर परिसर के बाहर भी सक्रिय था। और बाहर क्या सक्रिय था? वो नेक्सस, जो कि वीआईपी दर्शन के नाम पर और सुलभ दर्शन के नाम पर वसूली का खेल खेल रहा था तमाम होटलों से। एक नेटवर्क तैयार किया जाता है जिसमें कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो बाकायदा जो एजेंट होते हैं जो कि होटलों के लिए काम करते हैं वही दर्शन का भी प्रॉमिस लोग करते हैं। उनका कहना है कि आप इस होटल में रुकिए, आपको वीआईपी दर्शन का भी लाभ मिलेगा। उसके नाम पर वसूली की जाती थी और वसूली का सरगना जो है वो टिन्नू यादव और उसके अलावा 2 और शख्स हैं। 2 और किरदार अहम, अभी उनके नाम आना बाकी है, लेकिन 2 और किरदार इसमें शामिल थे। मंदिर के भीतर जो पावरफुल लोग थे उनमें से 3 से 4 लोगों का एक पूरा सिस्टम था जो कि बाहर में एजेंट से संपर्क में रहते थे और एजेंट वहां पर उनके लिए आईडी लेकर आते थे कि इतनी आईडी आज हम लेकर आए हैं, इतनी राशि हम लेकर आए हैं, आप इनके पास बना दीजिए। शाम को ये सारे आईडीज सबमिट होते थे और सुबह पास मिल जाता था और सुबह ही दर्शन के लिए उनको एक साथ लेकर जाया जाता था। तो इतना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो है ये बनाया गया था, अवैध उगाही का सिस्टम। ये तो मंदिर के बाहर की बात हो गई और मंदिर के भीतर तो चढ़ावे की लूट चल ही रही थी। इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि जो चाबी रखने का सिस्टम था वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। कभी टिन्नू यादव के हाथ में तो टिन्नू यादव के भाई बलराम यादव का भी नाम सामने आ रहा है। अंदर के ही काउंटिंग एजेंट ने हमें ये जानकारी दी कि उनके भाई के पास भी चाबियां होती थी। कई बार वो ऑफिस खोलते थे, हालांकि जो अंत में यानी कि चढ़ावे का जो बक्सा है उसको बंद करने के बाद या फिर कार्यालय बंद करने के बाद उसको ऑफिस में जमा कराया जाता था, लेकिन ऑपरेशनल टाइम के दौरान इनके पास चाबियां होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको चाबियों का ही एक्सेस हो वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, और ये तो अपने आप में और चिंता की बात है कि एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जो इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा था, उसी के पास काउंटिंग रूम की चाबी कैसे ट्रस्ट दे सकता था, कैसे भरोसा कर सकता था, ये सारे सवाल हैं। और देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी में अयोध्या पुलिस की जांच भी तेज हो गई थी और कुछ देर पहले अभियुक्त अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड में लिया है। पुलिस अभी अविनाश से पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही है। जांच के लिए पुलिस अविनाश को प्रतापगढ़ उसके गांव लेकर जाएगी। चोरी के पैसे से अविनाश ने प्रतापगढ़ में संपत्ति खरीदी है।
तो देखिए, अविनाश शुक्ला को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं और पुलिस ने रिमांड पर लिया है। पूछताछ पुलिस कर रही है, उसे उसके गांव भी ले जाकर चीजों की पड़ताल की जाएगी। लेकिन अविनाश शुक्ला की रिमांड क्यों पुलिस को लेनी पड़ी है? पुलिस ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका उत्तर अविनाश के माध्यम से ढूंढने का प्रयास कर रही है? देखिए, अविनाश को पुलिस लाइन में रखा गया है पूछताछ के लिए रिमांड लेकर, और प्रतापगढ़ तक अब इसके तार खंगाले जा रहे हैं। तो अविनाश शुक्ला की रिमांड क्यों पुलिस ने ली है? जेल में पूछताछ के दौरान कुछ जानकारियां मिली हैं। अविनाश को प्रतापगढ़ लेकर गई अयोध्या पुलिस और अविनाश के गांव से उसकी बाइक बरामद करनी है। अविनाश ने चोरी के पैसे से बाइक खरीदी थी, उसे रिकवर किया जाएगा और सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए भी अविनाश से मिले। अविनाश के भाई का नोटों वाला वीडियो भी वायरल हुआ है। ये सारी बातें इस तरह से हैं जिसने अविनाश से इसके तार जोड़े और मामला उसके गांव तक पहुंच गया। अविनाश के पास से क्या क्या बरामद हुआ है, जल्दी से उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगर रुपए पैसे की बात करें तो देखिए 20,39,000 रुपए और 1,121 अमेरिकी डॉलर, 2 सोने की चेन, एक अंगूठी, एक चांदी जैसी धातु बरामद की गई है। और अभी भी जैसा हमने बताया कि बाइक को भी रिकवर करने जा रही है पुलिस। तो ये जांच अभी भी चल रही है अविनाश के माध्यम से, और भी आगे चीजों का पता लगाने की पुलिस कर रही है, क्योंकि वो अभी पुलिस के रिमांड में है, पूछताछ उससे जारी है। तो ये बरामदगी हुई है अभी तक अविनाश से, और ऐसी रिकवरी लगातार पुलिस कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पैसा वहां से हटाया गया वो कहां खर्च किया गया, किसने खर्च किया। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कुमार, ये जो मनी ट्रेल है उसको तो खंगाला ही जा रहा है, अब चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैसे की कैश रिकवरी हो, ज्वेलरी हो, ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं। लेकिन इन सबके बीच, इन सबके केंद्र में एक मुख्य बात यह है कि क्या टिन्नू यादव के पास से कहीं कुछ रिकवर हुआ है? क्या इस सिलसिले में पुलिस पूछताछ कर रही है कि उनसे जुड़ा मनी ट्रेल कहां तक गया है? क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो उस कड़ी में बहुत आगे और बहुत नीचे थे। देखिए, टिन्नू यादव की अगर बात करें तो 26 तारीख को जब पुलिस पहुंची थी तो टिन्नू यादव के हॉस्टल से 1 लाख रुपया बरामदगी हुई थी। टिन्नू यादव ने बाकायदा बताया था कि हमारे हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा है, उस कमरे में ब्लैक कलर की पॉलीथीन है, वहाँ से जो है 1 लाख रुपये की बरामदगी हुई। ऐसा नहीं है कि टिन्नू यादव भी इस पूरे मामले में बचा हुआ है। अगर बरामदगी की लिस्ट देखेंगे तो उसमें टिन्नू यादव का भी नाम है, पहली बात। लेकिन जो दूसरी बात है, पुलिस अपना दायरा अब बढ़ाने जा रही है। कुमार, इसलिए रोक रहा हूं, जो जानकारी अभी जब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ज्वेलरी मिलती थी अंदर चढ़ावे के लिए, मतलब कैश तो बहुत कम है, इनसे ज्यादा कैश तो नीचे वालों के बाद से पकड़ा गया। मुख्य बात यह है कि चढ़ावे के रूप में जो चीजें आती थी वो सब कहां है? अगर वो सब खुद टिन्नू यादव ही रिसीव करता था, वो व्यक्ति लेता था, उसकी रिसीट का कोई अता पता नहीं है, तो वो सब कहां है? वो चढ़ावा किसके पास है? अगर कुछ मेटल के रूप में है, ज्वेलरी के रूप में है, तो टिन्नू यादव इस बात की, टिन्नू यादव बाकायदा जो भी दान करता था उसको ये बात बताता था कि आप जो आभूषण हमें दे रहे हैं, इन आभूषणों को एक तरह से गला के बाकायदा बेंगलोर भेजा जाएगा और वहाँ पे सोने की ईंट में इसको तब्दील किया जाएगा। इस तरह की बातें वो कहता था। दूसरे इस तरह के भी आश्वासन देता था कि मान लीजिए आपने कोई गहना दिया उसको, तो वह उसी समय भगवान के सामने एक तरह से अर्पण कर देता था और उसके बाद आप वहाँ से चले जाते थे। उसके बाद उन गहनों का क्या होता था, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। यही वजह है कि एसआईटी बार बार उससे कैश, काइंड और तमाम तरह की चीज़ों के बारे में पूछ रही है कि आखिरकार वो गए कहाँ, खपा कहाँ और उसकी क्या प्रयुक्ता हुई। इसमें एक बहुत विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज़ अभियुक्तों की मिली है वो सारे के सारे अयोध्या में हैं। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि अयोध्या से इतर इन्होंने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी बनाई है। क्या दिल्ली में तो नहीं बनाई है, ग्रेटर नोएडा में तो नहीं बनाई है, या फिर कहीं और भी जो भी इलाके हैं। इसके अलावे जिस बात का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं वो रत्न आभूषणों की बात है, उसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि टिन्नू यादव ने एक बात तो कही है
कि इसको बैंगलोर भेजा जाएगा, लेकिन क्या बैंगलोर न भेजकर टिन्नू यादव कहीं और भेजता था, वहाँ से उसको कन्वर्ट करता था? ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो जांच के दायरे में हैं और पुलिस इस पर पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस पर कुछ न कुछ खुलासा निश्चित रूप से हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि परत दर परत हर दिन टिन्नू यादव को लेकर एक कहानी ज़रूर निकलकर सामने आ रही है जो यह बताता है कि वह कितना करप्ट प्रैक्टिस में लिप्त था। रवि, और टिन्नू की भूमिका कितनी बड़ी थी इस पूरे नेक्सस को चलाने में, यह भी इससे पता चलता। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और देखिए, एसआईटी जांच का दूसरा चरण जारी है। दूसरे चरण में लैंड डील और दस्तावेज की जांच हो रही है। जमीन खरीदार, विक्रेता और गवाहों से भी पूछताछ होगी। दान में मिले आभूषणों की भी जांच होगी। महिपाल सिंह से भी पूछताछ संभव है। और एसआईटी जांच का दूसरा चरण, अब जांच में किस बात पर फोकस है, जरा ये देख लेते हैं। दान में मिले आभूषणों के रिकॉर्ड, ट्रस्ट की भूमि खरीद के दस्तावेज, अब तक के लेन देन के दस्तावेज, इन सब की जांच की जा रही है। और किस किस से पूछताछ हुई है ये भी देख लीजिए। इसमें सबसे अहम नाम तो चंपत राय का ही है, जो कि महासचिव रहे ट्रस्ट के। उनसे पूछा गया। अनिल कुमार मिश्रा, जो कि ट्रस्ट सदस्य है, उनसे बातचीत, इनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की गई। गोपाल राव, विशेष आमंत्रित सदस्य, दर्जन भर कर्मचारी और गणना कक्ष में जो लोग तैनात थे, उन सब से पूछताछ की गई है एसआईटी के द्वारा। और आगे किससे पूछताछ हो सकती है? महिपाल सिंह, पूर्व लेखा प्रभारी, दीनानाथ वर्मा, पूर्व इंजीनियर, जमीन विक्रेता और जमीन खरीदार और जमीन खरीद के गवाह, इनसे भी पूछताछ की जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो पैसे थे, इनका इस्तेमाल कहां-कहां किया गया, जमीनें किससे, कैसे और कितने रकम में खरीदी और बेची गई। और देखिए, रुकड़िया हनुमान मंदिर के पुजारी से भी पूछताछ हुई है। विनोद मिश्र से एसआईटी ने किए हैं सवाल जवाब। चरण पादुका हार को लेकर लगाए थे आरोप। हार और पादुका की रसीद नहीं मिलने के आरोप लगाए चंपत राय पर, यह आरोप लगाए। हमारे शिष्य अजय विश्वकर्मा जी, जो मुंबई में अपना व्यापार करते हैं, उन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को मेरे माध्यम से, हम स्वयं राम मंदिर गए थे शिष्यों के साथ, और उनका पूरा परिवार भगवान के सामने राम मंदिर में एक सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग बना हुआ हार और 64 चिन्हों वाला भगवान का दिव्य चरण पादुका मंदिर में भेंट किया। भेंट लेने के लिए उस समय मंदिर में मुख्य रूप से टिन्नू यादव उपलब्ध थे। उन्होंने भेंट स्वीकार किया और पुजारी के माध्यम से मंदिर में राम जी के सामने भेंट थोड़ी देर के लिए रखा गया। हमने कहा कि कुछ रसीद दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अभी इसका जांच पड़ताल होगा, फिर इसकी रसीद आपको बाद में हम दे देंगे। और जब कभी भगवान को ये धारण कराया जाएगा तो इसका फ़ोटो आपको मिलेगा। पर धीरे धीरे 8 महीने से अधिक का समय बीत गया। बार बार टोकने पर भी हमें न तो भगवान को धारण किया हुआ कोई फ़ोटो दिया गया, न कोई रसीद दिया गया। और देखिए, एसआईटी ने कल चंपत राय से पूछताछ की। अनिल मिश्रा, गोपाल राव से भी पूछताछ की। दान में मिले गहनों, लैंड डील की जानकारी ली गई। अनिल, गोपाल के बयानों का चंपत के बयान से मिलान किया गया। लैंड डील से जुड़े लोगों से आज पूछताछ होगी। नए आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।